गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम तिलक तनवर है और मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज 47 के कार्यक्रम इंस्पायरिंग इंडियन में। इस प्रोग्राम में हम लोग आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने एक शानदार जिंदगी जी है और लाखों लोगों को इंस्पायर किया है उसी तरह की शानदार जिंदगी जीने के लिए। आज के हमारे मेहमान हैं श्री अशोक कुमार जी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तराखंड। और दोस्तों क्योंकि हम लोग पुलिस से बात कर रहे हैं और कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। बीच में हम लोगों ने लगाया हुआ है ताकि हम लोग कोरोना से बचे रहें। और आपको भी हम लोग यही सलाह देंगे पुलिस हेडक्वार्टर से बैठ के कि सुरक्षा में ही बचाव है, अपना सुरक्षा आपके हाथ में है। तो इससे पहले हम लोग शुरुआत करें अपने कार्यक्रम की। मुझे याद आता है खाकी के बारे में। खाकी एक ऐसा रंग जो किसी के सीने में भी जो इसको पहनता है वो शुरुआत करता है समाज सेवा से। उसके दिल में अपने आप एक जज्बा उभरता है, किस तरह से वो समाज में एक अच्छा बदलाव कर सकता है, किस तरह से शोषितों की, गरीबों की हेल्प कर सकता है और अपराधियों को एक सजा दे सकता है। अशोक कुमार जी आज हमारे साथ है, जिन्होंने एक बहुत ही छोटे से गांव से पढ़ाई की है और अपनी मेहनत के बल पर, अपनी लगन के बल पर इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। आज पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद सर। यहीं से शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव से आपने शुरू किया और आज इतने बड़े अहम पद पर, कैसी रही सर जर्नी? जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही और मैंने इसको थ्रू आउट एंजॉय किया है। जो सोच करके मैं पुलिस सेवा में आया था वो मुझे मिला और ये सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक आऊँगा, किंतु परिस्थितियाँ ऐसी बनती चली गई कि मैं पहले गांव से आईआईटी और फिर आईआईटी से सिविल सर्विसेज में आ गया। और यही कह सकता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी मैंने जी है। जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो आईआईटी करते हैं उनका रुझान विदेशों की तरफ रहता है। उनकी पहली चॉइस रहती है कि किसी तरह से मैं विदेश में सेट हो जाऊं और जो मैंने पढ़ाई की है, जितनी मेहनत की है, उसके बदले में मैं एक अच्छी कमाई कर सकूं। लेकिन आपने समाज सेवा का रास्ता चुना, आपने पुलिस विभाग चुना, ये क्यों सर? देखिए, जो आपने जो सवाल बोला, जो स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट आज के परिप्रेक्ष्य में उतना सही ना भी हो, किंतु मेरे टाइम में 100% सही था। आज की तारीख में जो आईआईटी दिल्ली है या बाकी आईआईटीज हैं, वहाँ का रुझान ये नहीं है कि मेजोरिटी विदेश जाती हो। यद्यपि वो सारे के सारे सिविल सर्विस नहीं आते हैं, वो 50 तरह के उसमें जाते हैं, अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करते हैं। किंतु जब मैं पढ़ता था आईआईटी दिल्ली में 82, 86, उन दिनों तो जो आपकी बात 100% सही थी कि मैक्सिमम लोगों का टारगेट 70 से 80% आदमियों का टारगेट होता था विदेश जाए, क्योंकि वहां पर अच्छे पैसे मिलते थे। तो किंतु समहाउ मैं कहीं जैसे गाँव से उठकर आया था, मेरा टारगेट में शुरू से ही नहीं था और मुझे था कि भाई देश सेवा करनी है, जिस भी रूप में करने को मिले। परंतु सिविल सर्विस से मेरा टारगेट नहीं था। तो मेरी जिंदगी में मोड़ आया 3rd ईयर की ट्रेनिंग के बाद। ठीक है सर। जो आईआईटी के 4 साल होते हैं बीटेक के, तो तीसरे साल के बाद हमने जो है एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होती है, इंटर्नशिप के लिए। इंटर्नशिप तो वो मैंने की थी उषा फैंज कलकत्ता में। ठीक है सर। और मेरी ब्रांच थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल पंखे बनते थे, तो वो सारा मैकेनिकल ही काम है। बिल्कुल, वो एरिया उसी क्षेत्र, उसी विशेष रूप से उसी लिए जाना जाता है। उसी फील्ड में मैं गया। तो पर क्योंकि आप गांव में हो, मैथमेटिकली बहुत अच्छे हो और एनालिटिकली बहुत अच्छे हो, तो आप आईआईटी में आ गए, ठीक है ना। ओनली बिकॉज ऑफ दैट, मैंने कोई कोचिंग भी नहीं की थी। अच्छा। और आईआईटी में इंजीनियरिंग आगे जो ब्रांच मिल गई वो ले ली। तब पता ही नहीं था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रियलिटी क्या है। देखो, कई लोग का जो नेचुरल जो आपका रुझान होता है, जो टैलेंट होता है, इट माइट नॉट बी कि आप उसी फील्ड में आए। बिल्कुल सर। मतलब हम एक प्रकार से परिस्थितियों से गाइडेड होके आईआईटी आ गए, परिस्थितियों से गाइडेड होके हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल गई। उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पहली बार उषा फैंज में हुआ, उस इंटर्नशिप में हुआ। उस इंटर्नशिप 2 महीने में वहाँ रहा और उस 2 महीने में मुझे रियलाइज हो गया कि इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इंजीनियरिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। इंजीनियरिंग बहुत ग्रेट है, दुनिया भर की इन्वेंशन जो उसने लाइफ को कितना ईजी बनाया है, बट समहाउ मेरे लिए वो 2 महीने डेली 8 घंटे को काटना ही बहुत मुश्किल होता था।
अच्छा। क्योंकि वहाँ तो कार्ड पंचिंग होती थी, हाँ, तो बिल्कुल, 1 मिनट आपको लेट जाना भी नहीं जा पड़ेगा। सकते, पूरा 8 घंटे बिताना ही बिताना है। और मशीनें होती थी, मशीनों पे कहीं वो उसका पंखे का रोटर बन रहा होता था, कहीं कुछ और बन रहा होता था। हाँ। तो उसकी फिनिशिंग हो रही होती थी। तो बट समहाउ मेरे को लगा कि ये अगर मुझे ये जॉब करना पड़ा तो मेरी ज़िंदगी जो है मतलब खुश नहीं रह पाऊंगा। जहाँ 8 घंटे बिताना मुश्किल है, पूरा लाइफ कैसे बिताऊं? सही बात है। तो मैं एक इस थ्योरी में विश्वास रखता हूँ कि जो भी हमारा जॉब हो लाइफ लॉन्ग, वो होना चाहिए कि जिससे हम दिल से जिससे जुड़ सकें, है ना? ठीक है ना? क्योंकि अदरवाइज मुझे लगेगा, देखिए हमारी ज़िंदगी क्या है, 24 घंटे में से 8 घंटे हमारे सोने में चले जाते हैं, 16 रह गए। 16 में से भी मेरे जो है ना एक प्रकार से 10 घंटे 12 घंटे ऑफिस में जाते हैं। तो अगर मैं 10-12 घंटे ऑफिस में खुश नहीं हूँ तो मेरी ज़िंदगी क्या रहेगी? सही बात है। तो आई फील योर वर्क शुड बी योर हॉबी, यू शुड एंजॉय योर वर्क, यू शुड लव योर वर्क। तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई ट्रेजेडी है आपकी लाइफ की। बिल्कुल सर, बिकॉज दैट मीन्स यू आर वेटिंग फॉर फ्यू आवर्स, पूरा दिन आप जबरदस्ती काट रहे हो और शाम के 2 घंटे का वेट कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो लकीली तब मैंने डिसाइड किया कि लाइफ में नहीं, कुछ और करना है जहां मुझे डायरेक्ट लोगों के से जुड़ने का मौका मिले, डायरेक्ट पब्लिक सर्विस का। भी सिविल सर्विस ही क्यों, आईपीएस ही क्यों? नहीं, वही मैंने कहा ना, आईपीएस नहीं, मैंने सिविल सर्विस का निर्णय लिया। हाँ। कि जहां डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ने का मौका मिले, जहां जन सेवा का सीधे अवसर हो, जहां मैं अपने उसको रिजल्ट को आमने सामने देख सकूं कि मैंने किसी की जिंदगी में कोई फर्क लाया। ठीक है, तो ये सोच करके मैंने अपना रुझान चेंज किया था और आज 31 साल मुझे पुलिस सेवा में हो गए। मैं इतना कह सकता हूँ कि इससे बढ़िया कोई सर्विस नहीं है जहां लोगों की लाइफ में आप रियल डायरेक्ट इम्पैक्ट ला सकते हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अशोक जी ट्रेंड सेटर के तौर पे जाने जाते हैं। इन्होंने पुलिस की छवि जनरली जैसी रहती है, इन्होंने एक अलग तरह से प्रयोग किया है। इन्होंने पुलिस को पीड़ित ओरिएंटेड बनाया है। सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जो मैंने किताब भी लिखी है खाकी में इंसान, उसको थीम ही दिया है कि स्टोरीज ऑफ विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग बाय एन IITian टर्न्ड कॉप, ह्यूमन इन खाकी में इंसान। तो मैं सोचता हूँ कि हमारी पुलिसिंग जो है, पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था विक्टिम ओरिएंटेड होती है। हमारे समाज में जो स्ट्रोंग है, ठीक है, जो फाइनेंशियली स्ट्रोंग है, फिजिकली स्ट्रोंग है, उसे तो न्याय ऐसे ही मिल जाता है। सही बात है। पीड़ित कौन है? पीड़ित तो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो फिजिकली वीक है, या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जैसे वुमेन हो गए, बच्चे हो गए, शेड्यूल कास्ट के इस तरह के लोग हो गए जो पहले से दबे हुए कुछ तो लोग उनको ज्यादा दबाया जाता है। तो जिसको सहायता की जरूरत किसे है? उनको है। बिल्कुल सही बात है। तो वो वकील के पैसे भी उनके पास नहीं होते। तो पीड़ित को अगर हम अपनी पुलिसिंग को पीड़ित केंद्रित करेंगे, उनकी जब मेरे में संवेदनशीलता होगी, मैं उनकी पीड़ा को महसूस करूंगा, किसके साथ ये क्राइम हुआ, मारपीट हुई, रेप हुआ, मर्डर हुआ, कुछ हुआ, तो अगर मेरे अंदर संवेदनशीलता होगी तो मैं इमीडिएट उस पर एक्शन लूंगा। इमीडिएट जो उसके परपेट्रेटर्स हैं, जिन्होंने अपराध किया है, उनको गिरफ्तारी कराऊंगा। तो उस कितना बड़ा चेंज आ गया। सही बात। अदरवाइज कई बार हमने देखा है लोग धक्के खाते रहते हैं, उनकी FIR तक नहीं दर्ज होती। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमने अपनी पूरी पुलिस व्यवस्था को पीड़ित केंद्रित बनाया। हमारे कई बार क्या होगा, 100 कंप्लेंट आएंगे, लोग बोलेंगे अरे तो कंप्लेंट देने के आदी है। हाँ, सही बात है। उसको इग्नोर मार देते हैं। तो मैं इस थ्योरी से बिल्कुल एग्री नहीं करता। भाई कोई आदमी जबरदस्ती पुलिस थाने के चक्कर क्यों काटेगा? ठीक बात है। किसी को शौक नहीं है, जब उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है तभी आपके पास आया। तो हम उसको गहराई से देखेंगे तो उसमें वो निकल करके आता है कि उसको कोई ना कोई परेशानी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हमने पूरी पुलिस व्यवस्था को पीड़ित केंद्रित बनाते हैं, जिससे पीड़ित को न्याय दिलवा सकें, उसकी सहायता कर सकें और उसकी जिंदगी में बदलाव ला सके। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी सर ने जिस बुक का नाम लिया है, खाकी में इंसान, बहुत ही पॉपुलर बुक है और अलग अलग भाषाओं में मिलती है। सर, आपको जानकर खुशी होगी कि अभी थोड़े दिन पहले मैं अपने एक बंगाली दोस्त से बात कर रहा था और बांग्ला में मैंने उनको बताया कि मैं अशोक सर का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। और उसने बताया कि मेरे पास बांग्ला की बुक है, उसने मुझे दिखाई बकायदा। तो पिछोने मानुष, हाँ, ये उसका नाम है। बिल्कुल। और अलग अलग भाषाओं में वो बुक है। आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुलिस की जिस तरह से आमतौर पे छवि बनाई जाती है, ठीक है कुछ लोग होंगे, पर जनरली जब जो आदमी जो पुलिस अफसर संवेदना के साथ काम करता है तो वो कितनी गहराई तक लोगों की हेल्प कर पाता है।
सर मैं उसी में एक एग्जाम्पल पढ़ रहा था आपकी बुक में से, जहां वो 25 वर्षीय महिला ने किसी को वोट डाला, फैमिली ने वोट डाला और गांव के दबंगों ने, जिनको वोट नहीं मिला था, उन्होंने बड़ा उनके साथ अत्याचार किया और हाँ वो उस तरह की, मतलब अभी भी दबंगई क्या चलती है और किस तरह से मतलब आप लोग उनको हैंडल करते हैं? देखिए, क्राइम तो समाज का एक कहेंगे कि कहीं ना कहीं अभिन्न अंग है। कारण यह है कि समाज का 100% आदमी उतना डिसिप्लिन नहीं हो सकता। एक आध % आदमी बाय नेचर कहीं ना कहीं उसमें वो इनडिसिप्लिन का एलिमेंट है जो समाज के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है। मैं तो कहूँगा हम इतिहास को उठाएं, हम पुराने उसमें भी जाएं, तो भी हमें कहीं ना कहीं क्राइम के फुटप्रिंट्स मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, महाभारत इसी बात पे लड़ी गई, किडनैपिंग हो रही है, रामायण में किडनैपिंग हो रही है। बिल्कुल, तो जो है इसलिए क्राइम जो है जीरो तो कभी नहीं होता है। तो क्राइम सोसाइटी में है, और जैसे मैंने पहले कहा, क्राइम करता कौन है? जो पावरफुल है नॉर्मली। बिल्कुल, तो वो जो दबंगई है, तो इस तरह के क्राइम भी हैं। कई बार क्राइम के दूसरे फैक्टर्स भी हैं, है ना। एक फैक्टर ये भी, जो गरीब है जिसको खाने पीने को नहीं, कई बार वो उसको बेरोजगारी और गरीबी भी क्राइम की तरफ धकेल देती है, चोरी वगैरह में। आज की डेट में एक नया ट्रेंड है कि जो ड्रग्स एडिक्ट्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स, वो भी क्राइम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको नशे की लत है और कहीं से कुछ है नहीं, तो उठा के कहीं छोटी मोटी चोरी, चेन स्नैचिंग इसमें आ जाते हैं। तो क्राइम है, और उस तरह का क्राइम भी है जो दबंगई से होता है, और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि उसकी संवेदनशीलता को समझें और उसमें कठोर कार्रवाई करें। सर इसी में अभी आप, इससे पहले आपके पास जो दायित्व था लॉ एंड ऑर्डर का, उसमें किस तरह के चैलेंजेस जनरली आप लोग फेस करते हैं, या आपका एक्सपीरियंस रहा? 3 साल प्लस से यही देख रहा था, क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो उसमें क्राइम जो है उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। उत्तराखंड की जो उत्तराखंड को धार्मिक, हाँ नहीं है यहाँ पे। जैसे हम यूपी में भी रहे हैं, इलाहाबाद, अलीगढ़, मथुरा, बहुत जगहों पे रहे, रामपुर, मैनपुरी वगैरह, शाहजहाँपुर, तो वहाँ पे थोड़े से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ज़्यादा है, जहाँ कम्युनल एंगल भी है, सांप्रदायिक, और जहाँ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, वो एलिमेंट यहाँ भी है। 13 जिलों के बजाय 4 जिलों में ज़्यादा है, जो यूपी के बॉर्डर पे है, देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल। अच्छा। और उनमें भी धीरे धीरे कल्चरली, जब से उत्तराखंड राज्य बना है, कि वो दोनों चीजें यूपी से कम है। अच्छा, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो या कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हो, तो जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, जिसमें कि शांति भंग होती है, 2 ग्रुप आपस में क्लैश करते हैं, वो यूपी के दिनों से थोड़ी सी कम है। क्राइम भी यूपी के दिनों से थोड़ा सा कम है, पर वो एग्जिस्ट करता है, और वो कभी कभी उसी रूप में भी आकर के दिख जाता है, तो उसको हम फेस करते रहे हैं। और ये सर आपका डाउन टू अर्थ नेचर है कि आपने इतने आराम से कह दिया। बाकी हर जगह इस तरह के क्राइम होते हैं, और आपने उसको अच्छी तरह से संभाला हुआ होगा, तभी वो शायद उसकी स्थिति कम हुई है। नहीं, एक बात और मैं बता दूं, एक बड़ा फैक्टर, मैं 3.25 साल में हमने मेरी टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड है, 2-3 बड़े चेंज लाए हमने। मैंने 9 जिलों में SSP रहा, मैं 2 रेंज में IG रहा। यूपी के दिनों से 2 बड़े चेंज, वहाँ पे क्राइम का वर्कआउट रेट जो था ना, 30% के आसपास था। 30% के आसपास था। ओके, ठीक है। हम यहाँ उसे 80% पे ले आए टेक्नोलॉजिकल। मतलब हम इतना थोरोली उसकी डेप्थ में जाते हैं, चाहे वो सर्विलेंस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस हो, टेक्नोलॉजी बड़ी हेल्प कर रही है, उसका यूज करते हैं। और हमने एक बिल्कुल रूल बनाया, एक भी केस फेक नहीं खोलना है, कुछ भी हो जाए, कितना भी पब्लिक फ्लैग आए। अभी हरिद्वार में एक डबल मर्डर हो गया था, ठीक है, खतौली के आसपास के लोगों ने आके किया था, ठीक है, और हम टोटली ब्लाइंड थे। उसको हमने आपको बताया, आज 1,500 CCTV कैमरा देख करके अरे खोज निकाला, और रियल कल्परेट आ गए। ठीक है ना। पब्लिक का दबाव जैसे यूपी में होता है, यहाँ भी है। और कई बार हमने देखा पब्लिक दबाव में केसेस रियल नहीं वर्कआउट, हम रियल केस वर्कआउट करते हैं, तो उसका इसलिए हमारी वर्कआउट रेशो इतनी हाई है, उससे क्रिमिनल भी डरता है। उसे पता है कि वो उत्तराखंड में आके क्राइम करेगा तो आसानी से बच के नहीं जाएगा। और यही आपकी कामयाबी है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर को इतनी अच्छी तरह से संभाला हुआ है। सर, आपकी किताबों की बड़ी चर्चा होती है। पुलिस का जनरली एक माना जाता है कि सख्त रवैया होता है, सख्त रवैया वाले, लेकिन आपकी किताबें जब पढ़ते हैं तो उसमें इतनी संवेदनाएं, मानवीय संवेदनाएं उभर कर आती है। मतलब 2 तरह के चरित्र, किस तरह?
ये दो चरित्र नहीं, ये एक ही चरित्र है। अच्छा। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये बहुत गहरी बात है। ये एक ही चरित्र से ऐसा हो रहा है। अगर मेरे अंदर संवेदना है गरीब के प्रति, असहाय के प्रति, ठीक है ना, तो मैं उसकी सहायता कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं उसके प्रति सॉफ्ट हूँ, उसको हर तरह का सपोर्ट दे रहा हूँ। किंतु साथ ही साथ मेरे अंदर जो क्राइम करा उसके प्रति गुस्सा भी है ना। गुस्सा भी है। तो जो मेरा मित्रवत व्यवहार है, जो मेरा सॉफ्ट व्यवहार है, जो मेरा सॉफ्ट चेहरा है, वो आम आदमी के लिए, पीड़ित के लिए मेरा उतना ही सख्त चेहरा बदमाश के प्रति है। एक बदमाश को नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। वेरी गुड। अगर आपने खाकी में इंसान पूरी पढ़ी हो तो मैंने एक तराई में आतंकवाद की तराशदी करके लिखा है। और उसमें कैसे टेररिस्टों के साथ एनकाउंटर होता है, 3000 गोली चलती है एक एनकाउंटर में। बिल्कुल सर। तो हम मतलब बदमाशों के लिए सॉफ्ट नहीं है, आम आदमी के लिए सॉफ्ट है। ये मेरी शुरू से थ्योरी रही है कि पुलिस जो है आम आदमी के प्रति सॉफ्ट होनी चाहिए। आम आदमी को पुलिस को देख के विश्वास जागना चाहिए उसमें कि यस, सब मैं सुरक्षित हूँ, पुलिस आ गई है। और गुंडों को हमसे डर होना चाहिए, माफियाओं को हमसे डर होना चाहिए। वेरी गुड। तो सर, खाकी में इंसान के अलावा आपने कौन सी किताबें लिखी है, उनके बारे में थोड़ा सा। बाकी जैसे आपने एक IAS की शायद तैयारी के लिए, तीनों सिविल सर्विस बेस्ड है। तीनों के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं सिविल सर्विस है। वैसे उनमें एक किताब इन जनरल भी बहुत यूजफुल है और वो सिविल सर्विस में बिल्कुल बेस्ट सेलर है। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। नक्सलिज्म है, J&K है, नॉर्थ ईस्ट है, हिंटरलैंड टेररिज्म है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, कैसे हम उसे फेस करें। तो वो एक मेरी किताब है जो मैंने कहा कि मैकग्रॉ हिल ने छापी है और जो मतलब लाखों में जा रही है। बिल्कुल सर, बड़ा बहुत तो उसका वो आम आदमी के लिए भी यूजफुल है मुझे, बिकॉज मैं सोचता हूँ कि सिक्योरिटी अवेयरनेस हम हर आदमी में होनी चाहिए कि देश के सामने इंटरनल सिक्योरिटी की क्या समस्याएं हैं, उनकी बैक पे कौन लोग हैं और कैसे हम उस चैलेंज को फेस करें। उसके अलावा एक किताब है कि हाउ टू क्रैक सिविल सर्विसेज। यस सर। तो चूंकि मैं वो बड़ी, उसकी भी बड़ी तारीफ और बड़े अच्छे रिव्यू आए हैं कि जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, है ना, वो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। उसमें टिप्स बड़े अच्छे आपने दिए हैं। तो बहुत बढ़िया सर। सर, हमारा जो कार्यक्रम है, हम लोग यूथ को इंस्पायर करते हैं। ऐसे आप जैसे लोगों से हम लोग उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल किया है। तो अगर मैं अशोक कुमार जी से पूछूं कि सक्सेस मंत्र क्या है, क्या ऐसी चीज है कि युवा अगर अपने लक्ष्य की तरफ लगे और वो कामयाब उसमें हो जाए? देखिए, सक्सेस के मंत्र तो कई सारे हैं, पर फिर भी मैं सोचता हूँ अगर शॉर्ट में हमें ब्रीफ में कहना हो, सबसे पहले हम अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए। ठीक सर, मैं चाहता हूँ आप युवाओं को ये संदेश दें। सबसे पहले हम अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करें कि हमें लाइफ से क्या चाहिए। लाइफ में हमें बेसिकली खुशी चाहिए। खुशी किस चीज़ से मुझे मिलेगी? पैसा इज़ नॉट अल्टीमेट टारगेट, अल्टीमेट टारगेट इज हैप्पीनेस। और किसी आदमी को खुशी किसी चीज़ से मिलती है, किसी को किसी से मिलती है। जैसे मुझे किक मिलती है जब मैं किसी की मदद कर पाता हूँ, तो आई फील सो हैप्पी, अरे चलो मेरी वजह से ये हो गया। सो ये आपकी खुशी का वो हो सकता है। खुशी के बहुत सारे पैमाने हो सकते हैं। तो आप पहले आइडेंटिफाई करिए खुद को आइडेंटिफाई करिए कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी। उसके ऊपर बेस्ड आप अपने लाइफ के गोल्स बनाइए। ठीक है, हम सेकेंडली गोल्स आपके ऐसे हों जो आपसे अचीवेबल हों, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या है कि मेरा टैलेंट नहीं है, मान लिया मेरा टैलेंट नहीं है क्रिकेट में और मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, तो मैं कितनी भी तैयारी करूँगा नहीं बन पाऊँगा। मैं सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता क्योंकि मेरा टैलेंट नहीं है उस फील्ड में। तो ये दो चीज़ें, मेरा दिल किधर है, ठीक है, मेरा दिल क्या चाहता है, और मेरा टैलेंट किधर है, यानी दिमाग किधर है, उन दोनों में हम सामंजस्य भी बैठाएं। इन दोनों का सामंजस्य बिठाकर हम अपने गोल निर्धारित करें कि ये हमारा गोल होगा। एक बार हमारा गोल फिक्स हो गया तो फिर हम उसको लक्ष्य को अचीव कैसे करना है, उसके लिए लाइफ में 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हमारी स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी बिल्कुल हमारा टाइम फालतू की चीज़ों में ना जाए, फोकस्ड हो, अर्जुन की तरह। जो है ना,
जो चिड़िया की आंख जो अर्जुन को दिख रही है, और कुछ ना दिखे। उसे कुछ नहीं दिख रहा, बाकी तना भी वही है, पेड़ भी वही है, आसमान भी वही है, किंतु अर्जुन ने अपने को सब चीज़ों से काट लिया है। सिर्फ उसे फोकस्ड है चिड़िया की आंख। तो अगर मुझे रिजल्ट चाहिए, सिविल सर्विस दे रहा हूँ, IIT दे रहा हूँ, कुछ भी एग्जाम दे रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट तभी मिलेगा जब मैं 100% फोकस्ड होऊंगा। अगर मेरी अटेंशन कहीं फेसबुक पे गई, इस पे गई, उस पे गई, तो फिर मेरे रिजल्ट उस तरह से नहीं आएंगे। तीसरा इसमें एक पॉइंट है, कंसंट्रेशन डेडिकेशन। कंसंट्रेशन डेडिकेशन मेरी इतनी हाई होनी चाहिए जैसे एकलव्य के पास कुछ नहीं है ना, वो अर्जुन की तरह राजा का बेटा है, गुरु तक उसको दुत्कार देता है कि तुमको तो मैं कभी एजुकेशन आपको नहीं दे सकता, तो न उस पे इक्विपमेंट है, ठीक है। जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है, उसे इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, तो बेचारे पे न तो कोर्ट हो, न इक्विपमेंट हो, न कोच हो, कैसे बनेगा? उसके बावजूद वो अर्जुन के बराबर आके खड़ा हो जाता है, बल्कि गुरु को खतरा हो जाता है कि चैलेंज ये कहाँ से आ गया। तो इसका मतलब वो किस चीज से है? डेडिकेशन से, लगन से। तो मेरी डेडिकेशन और लगन इतने हाई लेवल की हो। और कभी कभी सक्सेस कहाँ से आती है, एक एग्जांपल मैं दूंगा। अभी बेंगलोर के कमिश्नर थे शायदाबाद के, प्रभाकर राव, 90 बैच के ऑफिसर, वो 8वीं क्लास में फेल हो गए थे, फेल, और फिर वो IPS में आए। अच्छा। हाँ, मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा सर, जब मैं फेल हुआ तो मेरे को हर किसी ने रिजेक्ट कर दिया, मेरे दोस्त, मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली, सब ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये तो फेलियर है, ये तो फेलियर। और उस रिजेक्शन ने, दैट गेव मी सो मच फायर, मैं दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ। उस आग ने कि मैं दिखाता हूँ मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, उस आग से निकल के मैं IPS में आ गया। भास्कर राव इसका नाम, भास्कर राव, प्रभाकर राव नहीं, भास्कर राव। तो ऐसा भी होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको लाइफ में आगे ले जा सकती हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बड़े अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को और युवाओं को इससे बहुत अच्छा संदेश मिला होगा। दोस्तों, हमारे साथ थे आज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तराखंड अशोक कुमार जी। इन्होंने बहुत सी बातें की है। अगर हम लोग इनसे कुछ 2-4 टिप्स लेकर जाना चाहे, वो जो मुझे समझ में आए हैं, सबसे पहले आप जो काम करना चाहते हैं उस काम के प्रति आपका दिल में प्यार होना चाहिए, आपको एक जज्बा होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, तब आप उस काम में ज़्यादा अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो बहुत सारे टिप्स बताए हैं कि आप अपने लक्ष्य पे निर्धारित कीजिए, लक्ष्य पे आंख रखिए और उसके बाद आपको कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, और आगे भी इसी तरह की पर्सनैलिटीज से, बड़े लोगों से, बड़े हस्तियों से जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल किया है, आपसे मिलवाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।